गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम वन शॉट रिवीजन कराएंगे और मैं इस चैनल पर आने वाली वीडियो में ऐसे ही जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द शक्ति। छंद का हमने करवा दिया है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है शब्द शक्ति। तो हम समझते हैं कि शब्द शक्ति क्या होती है, किसको हम बोलते हैं शब्द शक्ति। हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें दो तत्व होते हैं, एक शब्द होता है और एक अर्थ होता है। जो ध्वनि समष्टि सुनाई पड़ती है वह शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति के भेद देख लेते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। एक होता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इन्हीं के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के ही अनुसार 3 प्रकार भी होते हैं। तो कौन से होते हैं? अभिधा का होता है वाचक, लक्षणा का होता है लक्षक और व्यंजना का होता है व्यंजक। तथा अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या? इनके अर्थ भी, इन्हीं के अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। अभिधा का होता है वाच्यार्थ, लक्षणा का होता है लक्ष्यार्थ और व्यंजना का होता है व्यंग्यार्थ। तो ये हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं और बहुत सिंपल है ये। आप ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा और इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं तो आपको उसके अनुसार भी समझा देंगे। अभिधा शक्ति, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, हाँ ये तो हो रहा है, ये तो होता ही है, इस तरह के टेंस इसमें जो सेंटेंस है वो इसमें अभिधा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए, अपना घर सबको प्यारा होता है। तो वो तो सभी को होता है, इसमें कोई नया नहीं है। वो सिंपल सा बता रहा है कि अपना घर सबको प्यारा होता है। राम के पिताजी बीमार हैं, अयोध्या के राजा दशरथ थे। ये सिंपल आपके वाक्य हैं तो आप अलग से समझ जाओगे कि ये अभिधा शक्ति है। आपको वाक्य दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें सब शक्ति बताना है कौन सी है। अब सेकंड नंबर का है लक्षणा शक्ति। जिस सब शक्ति के में प्रचलित अर्थ और मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। मतलब अभिधा शक्ति में आपका प्रचलित और मुख्य अर्थ का बोध होता था, लेकिन इसमें उसको छोड़कर, किसको? प्रचलित अर्थ को और मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित और जो बोध होता है जिस अर्थ का, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, शेर वनराज कहलाता है। इसमें क्या है? इसमें क्या मुख्य अर्थ से बोधित ना होकर, इसमें मुख्य जो अर्थ है वो नहीं है, उससे छोड़कर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध करता है। बोध शब्द, वो बोध शब्द व्यापार को क्या बोलते हैं? लक्षणा शक्ति कहते हैं। अब लक्षणा शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ बोधक शब्द को लक्षक शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर इनके जो अनुसार जो शब्द हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं के प्रकार के 3 भेद हैं। फिर उनका क्या, इनके भी अर्थ के अनुसार 3 प्रकार होते हैं। तो कैसे? अभिधा का क्या होता है? वाच्यार्थ, लक्षणा का होता है लक्ष्यार्थ और व्यंजना का होता है व्यंग्यार्थ। तो यहाँ पे बताया है कि ये लक्ष्यार्थ, लक्षणा शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को क्या बोलते हैं? लक्ष्यार्थ बोलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। वह शेर है, वह लड़का गधा है,
सारा घर मेला देखने गया है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह शेर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर की तरह उसके 4 पैर हों तभी वह शेर है, जानवर है। इसमें कोई भी उसका प्रचलित अर्थ नहीं है, क्योंकि जबकि इसमें क्या जो इसका जो अर्थ है उसको छोड़कर, मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरा ही कुछ बता रहा है। तो इसमें क्या इसका लक्षित अर्थ है कि वह शेर के सदृश बहादुर है, कोई लड़का है उसके लिए बोला जा रहा है। ये नहीं कि वह शेर है तो वो शेर के लिए ही बोल रहा है, नहीं, एक कोई बहादुर लड़का है, कोई बहादुर आदमी है, उसके लिए बोला जा रहा है कि वह शेर की तरह ही बहादुर है। यह अर्थ प्रचलित अर्थ या वाच्यार्थ से संबंधित ना होकर उससे भिन्न है। मतलब इसमें प्रचलित अर्थ नहीं है, मतलब उससे भिन्न है, अलग है, कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा हो तो वहां पे लक्षणा शक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। विद्युत की एक चकाचौंध से देख दीप की लौ रोती है, अरि हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो महल है, महल को हम महल का अर्थ इसमें बताया कि महलों में जो रहने वाले होते हैं धनी लोग, उनसे मतलब है, और झोपड़ी का अर्थ है कि जो झोपड़ी में रहते हैं गरीब लोग, उनसे इसका मतलब है। तो और विद्युत का तात्पर्य है वैभव से, और दीपक की लौ जो रो रही है उसका तात्पर्य श्रमिकों के जीवन, जो श्रमिक होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके जीवन से है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस वाक्य का भी मुख्य अर्थ या प्रचलित अर्थ नहीं जचता। ठीक है, क्योंकि चुल्लू भर पानी में कोई डूब नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसका क्या लक्ष्यार्थ है, बड़ी लज्जाजनक बात है। मतलब ये बता रहे हैं कि तुमने ऐसा काम किया, तुम इतने बेकार हो, तुम्हें तो क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस तरह से मतलब किसी को लज्जा महसूस करवाना। अब से और देख लेते हैं इसमें उदाहरण। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों से भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गंगा का पथ रोक, इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें इनके उदाहरण को भी हम देख लेते हैं कि क्या है। इसमें प्रचलित अर्थों का बोध कराना कवि का लक्ष्य नहीं है। जो प्रचलित अर्थ जो इसमें अभिधा शक्ति में होते हैं ना, उसका बोध करवाना नहीं है कवि का लक्ष्य। क्या बोल रहे हैं, सिंहासन हिल उठे से तात्पर्य है कि अंग्रेजों की गद्दी खतरे में आ गई है। गंगा का पथ से तात्पर्य क्या है, जनता के विकास पथ से है। और इंद्र के गज का जो लक्षार्थ है वो क्या है, पूंजीपतियों के षड्यंत्र या बाधा से है, जो जनता की विकास रूपी गंगा को रोके हुए है। मतलब लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है इस तरह से। अब आपका तीसरे नंबर का शब्द शक्ति देख लेते हैं, वो है व्यंजना शक्ति। शीत शब्द की जिस शक्ति का व्यापार से प्रचलित अर्थ और लक्षार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। अब देखो आप यहाँ पे, एक तो यहाँ पे क्या बताया था कि प्रचलित शब्द या मुख्य अर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना प्रचलित अर्थ हो ना मुख्य अर्थ हो अभिधा में। और यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे है आपका मतलब लाक्षार्थ से, मतलब यहाँ तो ना तो प्रचलित अर्थ हो और ना लाक्षार्थ हो, मतलब इन दोनों से ही अलग हो, ना इसमें लक्षणा की कोई मतलब कोई शब्द हो और ना अभिधा का कोई हो। तो अब व्यंजना का हम देख लेते हैं, इसमें किस तरह से होता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है, तीसरे ही अर्थ का बोध हो उसे हम व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति से बोधित होने से होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ है। मतलब इसमें क्या था, इसमें लक्षणार्थ शक्ति से बोधित अर्थ उसे क्या बोलते थे, लक्षणार्थ, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्यंग्यार्थ लिखा है यहाँ पे। तथा व्यंग्यार्थ गोचर शब्द व्यंजक शब्द कहलाता है, जहाँ अभिधा और लक्षणा से प्रकट होने वाले अर्थ इष्ट ना हो अपितु कोई तीसरा अर्थ स्पष्ट हो, वहाँ व्यंजना शक्ति की जरूरत पड़ती है। व्यंजना शक्ति का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तम काव्य व्यंजना शक्ति से पूर्ण होता है। कह रहे हैं कि जो व्यंजना शक्ति है उसका हमारे काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और जब व्यंजना शक्ति अगर होती है उसमें तो वो काव्य पूर्ण होता है। हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य डूब गया, इस काव्य का प्रचलित या मुख्य अर्थ है सूरज का लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया। ठीक है,
किंतु इसका अर्थ प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग रूप से में ग्रहण कर लेते हैं। सूरज डूब गया, मतलब इसका तो प्रचलित और मुख्य अर्थ है कि जो सूरज का जो लाल गोला था वो छुप गया क्षितिज में, लेकिन जो हर कोई के लिए अलग ही अलग है इसकी, कोई कुछ समझेगा कोई कुछ, तो मतलब सबका अलग ही अलग रूप है, अलग ही अलग भिन्न भिन्न तरह से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे चरवाहे के लिए क्या बोलेंगे कि सूरज डूब गया है, मतलब अब तुम चरते हुए मवेशियों को घर ले जाना चाहिए और सूरज डूब गया, तो चरवाहे तो यही अर्थ निकालेंगे। लेकिन भक्तों के लिए क्या अर्थ निकलेगा इसका? भक्तों के लिए निकलेगा कि प्रार्थना करने का समय आ गया है। और बहू के लिए अर्थ क्या निकलेगा? बहुओं के लिए अर्थ निकलेगा कि घर में या मंदिर में दीप जला देना चाहिए। शाम के समय जब सूरज छिप जाता है तो दिया बाती करते हैं, तो उसका ये निकलेगा कि अब मंदिर में दीप जला देना चाहिए। काव्य के उदाहरण इसने और देख लेते हैं। गौरी पूजनी जनी पठाई करत प्रकाश फिरत फुलवाई। इन पंक्तियों का सीधा अर्थ है कि गौरी जो पूजा करने के लिए सीता जी को माँ ने भेजा था कि गौरी की पूजा करने के लिए तुम जाओ, शादी के पहले जब वो भेजती हैं स्वयंवर के पहले, तो वहाँ फुलवारी में प्रकाश करती हुई विचरने लगी। किंतु इसमें जो है उसका जो अर्थ निकल रहा है कि वह वहाँ फुलवारी में प्रकाश करती हुई विचरने लगी। किंतु इन पंक्तियों में से जो अनर्थ ध्वनित हो रहा है वह है कि सीता जी अनन्य सुंदरता, सीता जी बहुत सुंदर हैं, बहुत ही गोरी, इतनी गोरी हैं कि वो जहाँ जहाँ फुलवारी में जा रही हैं, जिस रास्ते से वो निकल रही हैं, वहाँ वहाँ प्रकाश हो जाता है। और वह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अर्थ है वह व्यंजना शक्ति द्वारा बोधित होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो देखो यहाँ पे भी अलग अलग ही अर्थ इसका निकलेगा। इसमें कैसे निकलेगा कि इस उदाहरण में पानी शब्द का अर्थ एक मोती के प्रसंग में चमक और मनुष्य के संदर्भ में लज्जा और चूने के संदर्भ में पानी है। पानी शब्द के इस भिन्न भिन्न अर्थ की प्रीति व्यंजना शक्ति से होती है। मतलब इस पानी है तो पानी का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। अब जो मोती है तो मोती के संदर्भ में क्या हो रहा है? चमक, और मनुष्य के लिए क्या आ रहा है? लज्जा। और जो चूने के लिए क्या आता है? उसके लिए पानी आ रहा है। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। उदयाचल से बाल हंस फिर, उड़ता अंबर में अवदात, फैल स्वर्ण पंखों से हम भी, करते द्रुत मारुत से बात। यहाँ हंस शब्द के ऋण अर्थ है। हंस एक पक्षी है, हंस सूर है, बाल हंस से तात्पर्य नवोदित सूर, और आप बड़े वो हैं। ठीक है, अब मैं इसका मतलब आपका सेकंड मतलब जो 6 नंबर का टॉपिक है शब्द गुण, इसको भी अभी हम आपको कंप्लीट करवा देते हैं इसके साथ ही। तो शब्द गुण का हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है। आपका शब्द शक्ति तो हमने खत्म कर दिया है, अब है शब्द गुण। रस अनिवार्य तत्व गुण है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है, उसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म हैं, उसी तरह माधुर्य, ओज आदि रस के धर्म हैं। गुण की परिभाषा देखे, शब्द में रस होना चाहिए, जो और रस है यही शब्द के गुण हैं। तो गुण की परिभाषा हम देख लेते हैं। जो काव्य तत्व रस से नित्य धर्म है उन्हें गुण कहते हैं। काव्य तत्व, जो काव्य तत्व हैं वो रस से भरे हुए हैं, उन्हें गुण कहते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है माधुर्य, एक होता है ओज, एक होता है प्रसाद। मतलब हमारे काव्य में रस की कमी नहीं होनी चाहिए, रस होता है, वही हमारे वही शब्द गुण हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला माधुर्य गुण। तो काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय ही का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। मतलब जब काव्य में मतलब जब माधुर्य गुण का होता है तो हमारे उस माधुर्य गुण की विशेष के कारण हमारे हृदय, हमारा सहृदय जो चित्त है जो द्रवित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। तो यह गुण यह गुण कब आता है? जब श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है यह गुण।
किसमें? जो माधुर्य गुण है वो कहाँ पाया जाता है? श्रृंगार में, करुण में और शांत रस में पाया जाता है। इस गुण में या, ला, मा, वा, बा आदि कोमल वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। मतलब इन जो सिंपल कोमल वर्ण होते हैं इनका ही यूज होता है। तो हम आपके उदाहरण देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण देखें। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिबल प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ श्रृंगार रस है। इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है, समास का कम प्रयोग है। मतलब कोमल वर्ण समास का कम प्रयोग करते हैं और कोमल वर्णों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कोमल वर्ण कौन है? या, ला, मा, वा और बा। दूसरा वाला भी देख लेते हैं। हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाती है चबे, लट लोट कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली दे। तो इसका तीसरा वाला भी देख लेते हैं। यही आता इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं ही रहूं उसी वन में। तो ये सारे क्या है? ये माधुर्य गुण है। इसमें आपको श्रृंगार, करुण और शांत रस पाए जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं ओज गुण। ओज गुण सुन के ही लग रहा है मतलब वीर, एकदम से उत्साह भरा हुआ। तो इस काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्र में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। मतलब एकदम हमारे चित्त में एकदम तेज का संचार हो जाता है। मतलब हमें एकदम से चेतना आ जाती है और एकदम उत्साह सा उत्पन्न होता है। ऐसे जब गुण हम पाए जाते हैं, ओज गुण में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? एक वीर होता है, एक रौद्र होता है, एक विभत्स रस होता है। ये सारे रस ओज गुण में पाए जाते हैं। इसमें कैसे होते हैं? कठोर वर्ण होते हैं। कैसे कौन से होते हैं? टा होता है, ठा होता है, डा होता है, ढा होता है और धा होता है। ये कठोर वर्णों का प्रयोग होता है इनमें। और लंबे लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें कम होगा या बिल्कुल भी समास शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें बहुत लंबे लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग होता है। ओज गुण की प्रकृति माधुर्य से भिन्न होती है। माधुर्य से भिन्न होगी क्योंकि वो बिल्कुल कोमल वर्णों का यूज करते हुए यहाँ कठोर वर्णों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भांति नहीं ठिठोली। इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भांति नहीं ठिठोली। तो देखो इसमें क्या है? टा वर्ण का और संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया गया है। लंबे समास भी प्रयुक्त किए गए हैं इसमें। इसको पढ़ते ही चित्त कैसा? उत्तेजित हो जाता है। और इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है। अब हम आपका एक और पढ़ लेते हैं इसमें उदाहरण। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें भी देखो आपको इसमें वीर रस है और इसको पढ़ते ही हमारा चित्त उत्तेजित हो जाता है, उत्साह से भर जाता है। इसके तीसरे नंबर का हम देख लेते हैं। इसका है प्रसाद गुण। काव्य के जिन गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है। सहृदय का चित्त कैसा हो जाता है? व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। जितने भी रस हैं, 9 रस हैं, जितने भी हैं अपने रस, कोई इन्हें 10 माने, कोई इन्हें 11 माने, तो जो रस हैं वो सारे रस किसमें? प्रसाद गुण के जो काव्य होते हैं उसमें होते हैं। तो यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिनके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। मतलब ऐसे काव्यों में यह गुण पाए जाते हैं, ऐसी रचनाओं में पाए जाते हैं, जब इनको हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें उसका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। पास भी आते हैं जो, उनके हृदयों को हितैषी सदा हर लेते, लाख मलिन ना क्यों ना मन हो,
उनमें भी बना अपना घर लेते। तो इस कविता में कवि ने हितैषियों के स्वभाव का वर्णन किया है और कहा है कि हितैषी लोग लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं और सबके प्रिय बन जाते हैं। इसका एक और देख लेते हैं। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। अब हमारा ये वाला शब्दपूर्ण वाला टॉपिक भी हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिंब विधान। इसको भी हम कंप्लीट आज कर लेते हैं। तो बिंब विधान क्या है इसको हम समझते हैं। तो बिंब इसमें क्या क्वेश्चन आंसर दिए हुए, क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और ये क्लियर भी हो जाएगा कि इसकी किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। बिंब विधान से आप क्या समझते हैं, लिखिए। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। जो इमेज होता है ना, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है, बिंब है। तो इसका अर्थ क्या है, मूर्त रूप प्रदान करना। क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में कार के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है। किसमें, काव्य में बिंब को क्या माना जाता है, शब्द चित्र माना जाता है, जो कल्पना द्वारा इन इंद्रियों अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। क्या होता है कि जो शब्द चित्र है कैसा करते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं वो अनुभव करती हैं और कल्पना करती हैं, उसके द्वारा जो शब्द चित्र बनते हैं उसको ही हम क्या, बिंब कहते हैं। जो काव्य में जो शब्द बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, जब हमारी इंद्रियां जो सुनती हैं, महसूस करती हैं, देखती हैं और फिर उससे को जो कल्पना बनती है, उससे जो शब्द चित्र होते हैं उसको वो ही काव्य में बिंब कहलाती हैं। तो हम आपको यहाँ आगे पढ़ाते हैं बिंब विधान। इसको क्या बोलते हैं, बिंब विधान को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजरी। तो हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। स्वतंत्रता मतलब जो स्वतंत्रता के बाद जो हिंदी कविताएं जो बनी थी, तो जैसे 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 समय बदलता गया वैसे वैसे उसके विषय भी बदले, वस्तु भी बदली, कवि की जीवन दृष्टि बदली, जो उनकी कवियों की जो दृष्टि थी वो भी बदली। वैसे ही शिल्प के क्षेत्र में रूप विधान के नए आयाम भी विकसित हुए। बिंबों का प्रयोग साहित्य में आरंभ से होता रहता है। जो ये बिंब है ना, इनका प्रयोग साहित्य में बहुत शुरू से होता आ रहा था। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू किया हो, नहीं, बहुत शुरू से होता आ रहा था। बस ये है कि जब स्वतंत्रता के साथ में हिंदी कविता में जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे वैसे वस्तु बदली, वैसे मतलब बदलाव होता रहा। प्रतीकों के विपरीत बिंब इंद्रिय संवेद होते हैं, अर्थात उनकी अनुभूति किसी ना किसी इंद्रिय से जुड़ी होती है। इंद्रिय मतलब अपनी जो 5 इंद्रियां होती हैं उनकी बात चल रही है, वो भी आगे आपको पढ़ाएंगे। इसलिए साहित्य में हमें दृश्य बिंबों के साथ साथ श्रव्य, घ्राण और स्पर्श बिंबों का प्रयोग भी मिलता है। विश्व के परिवेश से रचनाकार कुछ दृश्य, कुछ ध्वनियाँ और कुछ स्थितियाँ उठाता है। कहाँ से, विश्व के परिवेश से। जो रचनाकार है वो क्या करते हैं, कुछ दृश्य उठाते हैं, कुछ ध्वनियाँ उठाते हैं, कुछ स्थितियाँ उठाते हैं और फिर अपनी कल्पना से, संवेदना, विचार और भावना के योग से उन्हें तराशता है, तराश कर बिंब का रूप देता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या काव्यांदोलन के रूप में बिंबवाद के परिवर्तन का श्रेय किसे जाता है। तो वस्तुतः बिंबों का महत्व कवि सदा से स्वीकार करते हैं और काव्यांदोलन के रूप में बिंबवाद के परिवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि T.E. ह्यूम, जो इनका जो सन था वो था 1883 से 1917 को। उनके विचारों से प्रभावित कुछ अंग्रेजी तथा अमेरिकी कवियों जैसे कि एजरा पाउंड, एमी लॉवेल, हिल्डा डुलिटिल, रिचर्ड एल्डिंग आदि ने सन 1912 या 1912 के आसपास काव्य लेखन का एक कार्यक्रम तय किया, जिसमें उन्होंने भावावेगपूर्ण संगीतमय रोमानी काव्य भाषा के स्थान पर चुस्त तराशी हुई सटी और रोमान क्लासिक काव्य के अनुशासन
तथा संतुलन और चीनी जापानी काव्य की सूक्ष्मता, संक्षिप्ति और सुगठन को अपनाया। जो अपने जो अमेरिकी जो वो थे कवि एजरा पाउंड तथा एमी लॉवेल इस समूह के सबसे सक्रिय सदस्य कहे जा सकते हैं। ये सभी कवि थे और बिंबवाद के सिद्धांतकार भी थे। अब इसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। कवि में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? जो कवि हैं उनमें बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? कवि में बिंब हमें अपनी बात सरलता से और चिर परिचित ढंग से कहने में सहायक होते हैं। बिंब की वजह से, ठीक है, यह कविता को अनावश्यक वर्णात्मक से बचाते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ाने से भी बचाते हैं, अनावश्यक ये नहीं कि और इसको बढ़ाते चले जाएं। पाठक पूर्व से ही उस बिंब के आंतरिक गुण से परिचित होते हैं, इसलिए वे उन बिंबों के माध्यम से कही गई बात को सरलता से आत्मसात कर लेते हैं। बिंब के अभाव में कविता नीरस गद्य की तरह प्रतीत होती है। मतलब अगर बिंब नहीं है तो जो कविता है वो कैसी नीरस सी प्रतीत होती है। वास्तव में अपने कथ्य को संक्षेप सघन रूप से प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए और किसी स्थिति को जीवंत कर पाठक के सामने रख देने के लिए रचनाकार बिंबों का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने बिंबों को किन शब्दों में परिभाषित किया? अब कुछ जो कवि हैं उनके शब्दों में जो परिभाषा बिंब की है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। तो काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। अब आपने ये वाली परिभाषा देख ली है, अब दूसरी भी देखेंगे। ये है सीडी लेविस की बिंब की परिभाषा। तो सीडी लेविस की बिंब की परिभाषा लिखी, तो इसमें कैसे इन्होंने क्या बोला है, इनके अनुसार क्या बोला गया है? काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सारस तक पहुंचाने में समर्थ है। ठीक है, फिर है डॉक्टर केदारनाथ सिंह की द्वारा जो है बिंब की परिभाषा। तो वो क्या है? इनकी परिभाषा है, बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को हिंदी संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। हमने जो अभी आपको बताया था ना, शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, वो इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम फिफ्थ वाला आंसर भी देख लेते हैं। बिंब के मूल तत्व क्या होते हैं? तो बिंब के कितने तत्व होते हैं? मूल तत्व 3 होते हैं, एक कल्पना, भाव और इंद्रियकता। फिर बिंब को किन नामों से और कौन से नाम हैं जिससे हम बिंब को जानते हैं? तो बिंब को पदचित्र, शब्द चित्र और मूर्त विधान भी कहा जाता है। जो पाश्चात्य देशों में इसे इमेजियम के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक कवियों ने इसे विशेष रूप से अपनाया था। उसी को हिंदी के जो कवि हैं, छायावादी कवि हैं, उन्होंने भी अपनाया है। अब हम यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य में बिंब ग्रहण की 2 मुख्य उपयोगिता कौन सी है? तो काव्य में बिंब ग्रहण की 2 मुख्य उपयोगिता हैं, एक इंद्रियगत अनुभव और एक अलंकृत। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले के अंतर्गत पाठक कविता के विविध रूपों से इंद्रियगत अनुभव यानी आँख से, कान से, स्पर्श आदि से इंद्रिय बोध करता है। दूसरे के अंतर्गत क्या है? बिंब से क्या होता है? काव्य सौंदर्य बढ़ता है। इसमें संक्षिप्तता, व्यंजकता और भास्वरता आदि शामिल है। दोनों का लक्ष्य क्या है? इसको संप्रेषणीयता को बढ़ाना ही है। इसके लिए कवि विशेष भाषा का प्रयोग करता है।
तो एक मतलब क्या करती है, दोनों का लक्ष्य क्या रहता है, इन दोनों का लक्ष्य है कि हम जो काव्य में है, काव्य में संप्रेषणीयता को बढ़ाएं, और इससे क्या होता है, ये जो शब्द जोड़ दे से बिंब का जो निर्माण करते हैं वो वस्तु संप्रेषण करता है। बिंबों के भेद बताइए, तो बिंबों के भेद, बिंबों के 3 भेद होते हैं और उनके भी अनेक उपभेद होते हैं। एक इंद्रिय बिंब होता है, एक काल्पनिक बिंब होता है, एक प्रेरक अनुभूति के आधार पर भी होता है। तो हम सबसे पहले इंद्रिय बिंब का देख लें, उनके और भी जो उपभेद हैं, एक चक्षु है, श्रव्य है, नादात्मक है, स्पर्श्य है, घ्रातव्य है और आस्वाद्य है। ये आपके इंद्रिय में आते हैं। काल्पनिक में स्मृति है, कल्पित बिंब है, और प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल बिंब है, मिश्रित, तात्कालिक है, संकुल है, भावातीत है और विकर्णीय बिंब है। तो ये सारे आपके मेन है 3, और उसके उपभेद किए दिए हुए हैं। अब डॉक्टर नागेंद्र द्वारा बिंबों के वर्गीकरण का किस प्रकार से मतलब किस प्रकार किया गया है, जो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा, तो उन्होंने बिंब को 1 2 3 4 5 भेद हैं उनके, और फिर उनके भी उपभेद बताए हुए हैं। तो कैसे बताए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो वो ये इंद्रियता, फिर दूसरा है कल्पना, सृजक कल्पना के आधार पर, फिर तीसरा है प्रेरक अनुभूति के आधार पर, फिर चौथा है काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर, फिर 5वां है काव्य दृष्टि परक बिंब दृष्टि के आधार पर। इनके जो है वही इंद्रियता का है, दृश्य, चक्षु, श्रव्य, स्पर्श्य, गंध, स्वाद। फिर दूसरे में आता है स्मृति, कल्पित, फिर तीसरे में है सरल, मिश्र, जटिल, है इसको जटिल और पूर्ण। फिर है आपका काव्यार्थ दृष्टि में एकल और सलिष्ट। फिर है काव्य दृष्टि परक में वस्तु परक और स्वच्छंद। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12th नंबर का क्वेश्चन, प्रातः, इसमें कुछ आपका उदाहरण दिया हुआ है और पूछा है इसमें कौन सा बिंब है। प्रातः का नभ था नील शंख जैसा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें कौन सा बिंब है, इसमें है चक्षु बिंब, जो मतलब हम देखते हैं ना वो बिंब। तो इसमें क्या है, चक्षु बिंब। अब एक दूसरा वो दिया है, निम्नलिखित वाक्य व्यक्तियों में कौन सा बिंब है, तो शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसमें कौन सा बिंब है, इसमें है श्रव्य बिंब। तो हमने आपको आज बिंब भी पढ़ा दिए हैं, यानी हमारा जो काव्य बोध था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ाना है भाषा बोध। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर, ये जो हमने जिस टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।